हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आप में रोटेशनल मोशन की क्लास होती है कंप्लीट, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे हमने डिस्कस किए हैं। अब आज हम नया स्टार्ट करता है टॉपिक ग्रेविटी। अब ग्रेविटी में आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो आज हम एकदम बेसिक लेवल की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अगर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा ही होगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे। तो यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। अगर यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है और वो दो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं, डिस्टेंस है r। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्क करेगा ही करेगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किन किन पे डिपेंड करता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मास पे डिपेंड करता है। किस टाइप से डिपेंड करता है? तो देखो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। जो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो मास है उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब जितना मास ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। अगर मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। तो ये इसके मास के क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास अगर ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, मास अगर कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। सेकंड चीज क्या है इसमें? ये डिपेंड करता है r पे कि दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। किस टाइप से डिपेंड करता है? तो देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो f की वैल्यू डिक्रीज होगी, r की वैल्यू डिक्रीज होगी तो f की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन किन पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। मास के तो हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मास ज्यादा होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। और डिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम दो कंडीशन लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट m1 m2, अब यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है इनके बीच की डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है? ज्यादा है। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के। अगर आप दो ऑब्जेक्ट को दूर दूर रखोगे तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कम लगेगा। अगर उनको पास रखोगे तो उनके बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हम दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है m1 m2 दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास के तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो साथ में आता है इक्वल और इक्वल के साथ में आता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ये यहाँ से हटेगा, साथ में आएगा कांस्टेंट एंड इक्वल का साइन। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको अपन बोलते हैं g और ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इसकी कुछ वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं पहले। तो g क्या है? g यहाँ पे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कुछ फिक्स है। ये वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ पे हमें इसकी फाइंड आउट करनी है यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो यहाँ से हम g को सेपरेट करते हैं तो g का फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा? f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो f है, f मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। r क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। m1 एंड m2 क्या है? यहाँ पे मास है और मास को हम मेजर करते हैं kg में। तो ये हो गया kg स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमें यूनिट क्या मिलती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर।
तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अगर यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जब g होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस फोर्स की कुछ इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी हम देखते हैं इंपोर्टेंस वगैरह क्या है, कहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं किस टाइप का फोर्स है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये है एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये है एक ऑब्जेक्ट सेकंड। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है तो वो भी सेम ही फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उस पे जो लगने वाला फोर्स किस टाइप से होगा, F(1)2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स एंड सेकंड ऑब्जेक्ट लगा रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये कैसा फोर्स है, ये है एकदम अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे रिपल्सन नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे अट्रैक्शन आता है। अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों कहाँ पे एक्ट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ में। वो डिपेंड करते हैं चार्ज पे, पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसा चार्ज लेते हो। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कैसा है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये किस टाइप का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। सेकंड देखते हैं, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट पे, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट लगा रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, ऑपोजिट मिल रही है। जो फोर्स होता है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की साइड में, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उस पर इस टाइप से फोर्स लग रहा है। दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, ऑपोजिट मिल रही है। तीसरा देखते हैं इसका क्या है, इसका एडवांटेज। ये इसका जो एडवांटेज है कि ये जो फोर्स है वो अप्लाई होता है ओनली हैवी मास के लिए, ये सिग्निफिकेंट है। अगर हम छोटे मास की बात करें तो वहां पे ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों, इसका रीजन देखते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है होता है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, Gm1m2/r², जहाँ पे G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उनकी वैल्यू हमें मिलती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब अगर हम यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट ले तो हैवी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है 500 kg का और एक ले लेते हैं हम 100 kg का। तो यहाँ पे हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक है 500 kg और एक है 100 kg। दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 मीटर। अब अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें फॉर्मूला तो क्या मिलता है हमें, Gm1m2/r²। G की वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास की वैल्यू पुट करते हैं 500 और ये हमें मिलती है 100। दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे 100। अब यहाँ पे हमने हैवी ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया वो है 500 kg का और एक ऑब्जेक्ट है वो है 100 kg का। जब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो G की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब इनको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 6.67 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर यहाँ पे हम कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट रख दे, जैसे हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं जो हमें रेंज है वो हम ले लेते हैं 1000 kg तक भी, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, 10⁻⁻11। अब 10⁻³ इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻6। अब 10⁻⁻11 और 10⁻⁻6 तो ये हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 10⁵। अब 10⁻⁻5 ये क्या कर रही है, वैल्यू को वापस डिक्रीज कर रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फोर्स है वो सिग्निफिकेंट कहाँ पे होता है, हैवी ऑब्जेक्ट के लिए। नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होता है 100 kg के
अंदर अंदर ही हम देख सकते हैं। तो वहां पे ये जो फोर्स है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या करेगी, उसको वापस क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही वापस कम हो जाएगा। तो ये जो सिग्निफिकेंट है हैवी ऑब्जेक्ट के लिए। हम देख सकते हैं प्लैनेट के लिए, क्योंकि जो प्लैनेट होता है उनका मास क्या होता है 10⁻²4, सन का जो मास है वो है 10⁻30, इतना है। तो वहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वहां पे ये वैल्यू क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। तो ये सिग्निफिकेंट है लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट क्या है हैवी बॉडी के लिए, क्योंकि हैवी बॉडी के लिए ये जो वैल्यू है वो वापस क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। इसकी जो फोर्थ है इसका कि ये जो पॉइंट मास के लिए एक्ट करता है। अब पॉइंट मास क्या है देखते हैं। पॉइंट मास का मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बीच की अगर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, पॉइंट मास की तरफ वर्क करेंगे। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम 5 kg, एक लेते हैं 10 kg, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया 5 kg और एक ले लिया हमने 10 kg, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली 100 किलोमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इतने दूर है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेगा, पॉइंट मास की तरफ वर्क करेगा, वैसे ही जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके लिए क्या करेगा, पॉइंट मास की तरफ वर्क करेगा। तो वहां पे भी ये वैल्यू क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे सिग्निफिकेंट होता है। अब जो प्लैनेट है, प्लैनेट के मास बहुत ज्यादा होता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो जो प्लैनेट होता है वो एक दूसरे के लिए क्या करता है, पॉइंट मास की तरफ वर्क करता है। तो वहां पे जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पे इसकी वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंट है। नॉर्मल जो हम देखते हैं डेली रूटीन में, जैसे एक रूम में अगर हमने दो ऑब्जेक्ट रख रखे हैं, एक जैसे ये बॉटल है और दूसरा हम ले लेते हैं ये मार्कर, तो अब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वहां पे सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि जो ये बॉटल है उसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कुछ ग्राम में होगा और इसका भी मास कुछ ग्राम में होगा। तो ये वैल्यू क्या है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। तो ये क्या करेगी, जो मास है उसकी वैल्यू को भी क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। इस वजह से यहाँ पे जो फाइनल हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कम मिल जाएगा, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी, मास की टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सिग्निफिकेंट किसके लिए, हैवी बॉडी के लिए या फिर पॉइंट मास के लिए ये सिग्निफिकेंट है। पॉइंट मास मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस अगर बहुत ही ज्यादा है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड के लिए और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट के लिए क्या करेगा, पॉइंट मास की तरफ वर्क करेगा। तो इसके कुछ 4 पॉइंट है। एक तो क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, कूलम्ब्स लॉ में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या होता है, इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन इसमें नहीं होता है। सेकंड है इसका F(1)2 इज इक्वल टू माइनस F(2)1, यहाँ पे आएगा माइनस। दोनों जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या मिल रही है, हमें ऑपोजिट मिल रही है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सेकंड ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेम उसी फोर्स से सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फिर है सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडी, जिनका मास ज्यादा है उनके लिए सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल क्या है इसके, प्लैनेट। एंड फोर्थ है पॉइंट मास, अगर दो बॉडी एक दूसरे के लिए पॉइंट मास की तरफ वर्क कर रही है तो वहां पे भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी। तो ये कुछ इसके यहाँ पे हमने आज बेसिक डिस्कस किया है, फिर कल हम देखेंगे इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन।